सोचिए, मध्य अमेरिका के घने जंगलों के नीचे सिर्फ खंडहर नहीं, बल्कि एक पूरी की पूरी भूली हुई दुनिया छिपी हुई है। यह है प्राचीन माया सभ्यता की दुनिया। सदियों तक ये रहस्य, ये शहर, ये सड़कें, सब कुछ पेड़ों के नीचे दबे हुए थे। लेकिन आज आसमान से आती लेजर की किरणें इतिहास की इस किताब को एक नए सिरे से खोल रही हैं। यही वो एक सवाल है जो दशकों से बल्कि सदियों से इतिहासकारों और पुरातत्वविदों को परेशान करता रहा है। आखिर इतनी एडवांस, इतनी विशाल सभ्यता का अंत कैसे हो गया? चलिए आज इसी पुरातात्विक पड़ताल में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। देखिए, पहले आर्कियोलॉजी का मतलब था दशकों तक जमीन पर फावड़े और ब्रश से की जाने वाली मेहनत। बड़ी मुश्किल से हमें कहानी का सिर्फ कुछ टुकड़े ही मिल पाते थे। लेकिन अब हमारे काम करने की पूरी प्रक्रिया में क्रांति आ चुकी है। एक ऐसी तकनीक जो हमें एक ही झटके में पूरे समाज का नक्शा दिखा देती है। इस नई सुपर पावर का नाम है लाइडार। आप इसे पुरातत्वविदों के लिए एक तरह का एक्सरे विजन समझ सकते हैं। ये तकनीक एक विमान से लेजर पल्स भेजती है जो घने से घने जंगल को भेद कर सीधे जमीन का एक 3D मैप बना देती है। और फिर वो शहर, वो सड़कें और वो खेत उजागर हो जाते हैं जो सदियों से किसी ने नहीं देखे थे। और इस तकनीक से जो पहली बड़ी जानकारी सामने आई, उसने तो माया इतिहास की हमारी समझ की नींव को ही हिलाकर रख दिया है। अब तक हम क्या मानते आए थे? यही कि माया सभ्यता दक्षिण के मिराडोर बेसिन में जन्मी, और जब वहां सब कुछ ढहने लगा तो करीब 700 ईस्वी में लोग उत्तर की ओर भाग गए। लेकिन अब जरा इस टाइमलाइन को देखिए। उत्तर में एक इमारत की नींव मिली है जो 500 ईस्वी की है, और पास की गुफाओं में जो पेंटिंग्स मिली हैं वो तो 100 ईसा पूर्व की हैं। मतलब ये सबूत उस तथाकथित पलायन से सदियों पुराने हैं। इस एक खोज ने सब कुछ बदल दिया है। अब पुरातत्वविद ये मानने को मजबूर हैं कि शायद माया सभ्यता का कोई एक उद्गम स्थल था ही नहीं। हो सकता है कि दक्षिण की तरह ही उत्तर में भी एक बिल्कुल स्वतंत्र और उतना ही पुराना समाज विकसित हुआ हो। तो फिर सवाल ये उठता है कि आखिर ये उत्तरी समाज था कैसा? लाइडार की आंखों से देखने पर एक ऐसे विशाल और जटिल समाज का पता चला है जिसके होने का हमें पहले कोई अंदाजा तक नहीं था। जरा इस नंबर की विशालता को समझिए। हाल ही में सिर्फ एक सड़क बनाने के सर्वे से 190 नए माया शहर मिले हैं। सोचिए, 190। ये शहर दशकों से हमारी नजरों के ठीक सामने छिपे हुए थे। और ये कोई छोटे मोटे गांव नहीं थे, बल्कि एक दूसरे से जुड़े हुए शहरों का एक घना नेटवर्क था। ये एक विशाल उत्तरी महासमाज की गवाही देता है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस उत्तरी इलाके में नदियां या झीलें ना के बराबर थीं, तो वे इतने फले फूले कैसे? जवाब है उनकी शानदार इंजीनियरिंग में। वे चुलुंटुन बनाते थे। ये जमीन के नीचे बने विशाल वाटर टैंक या हौद होते थे। वो बारिश के पानी की एक एक बूंद को इनमें जमा करते थे ताकि सबसे सूखे महीनों में भी पानी की कमी ना हो। ये उनकी जबरदस्त काबिलियत का सबूत है। और शायद सबसे हैरान करने वाली खोज ये है, हमें वहां सिर्फ राजा और किसान, ये दो वर्ग नहीं मिले, बल्कि एक संपन्न मध्य वर्ग के पक्के सबूत मिले हैं। बहुत से लोगों के घर पत्थर के बने थे, जो उस समय एक लग्जरी थी। और तो और 1200 साल पुराने दांतों के अवशेष बताते हैं कि उनका खानपान भी काफी अच्छा और पौष्टिक था। ये हमारी माया समाज की पारंपरिक समझ को पूरी तरह से चुनौती देता है। इसका मतलब ये है कि ये उत्तरी समाज सिर्फ गुजारा नहीं कर रहा था, बल्कि फल फूल रहा था। ये एक ऐसी जगह थी जहां आम लोगों को भी समृद्धि और अवसर मिल रहे थे। एक तरह से कहा जा सकता है कि उनका माया सपना सच हो रहा था। लेकिन ये समृद्ध समाज, ये माया का स्वर्ग, दो बहुत बड़े खतरों के मुहाने पर खड़ा था। चलिए देखते हैं कि कैसे ये पूरी तस्वीर एकदम से बदल गई। पहला खतरा अंदर से ही आया, एक राजनीतिक और वैचारिक विभाजन। एक नई आक्रामक विचारधारा, जिसे पंख वाले सर्प का पंथ कहते हैं, पूरे इलाके में फैल रही थी। इसके अनुयायियों को बहुत ही दर्दनाक अनुष्ठान करने पड़ते थे। इसने समाज में एक गहरी दरार पैदा कर दी। एक तरफ थे परंपरागत मान्यताओं वाले लोग और दूसरी तरफ इस नए पंथ को अपनाने वाले। और दूसरा खतरा बाहर से आया, पर्यावरण से। उनके बनाए गए चुलटुन कुछ महीनों के सूखे का सामना तो कर सकते थे, लेकिन फिर जो आया वो कोई सामान्य सूखा नहीं था। वो थे महासूखे, जो लगातार 3 साल से लेकर 20 साल तक चले। सोचिए, ये एक ऐसी पर्यावरणीय आपदा थी जिसका सामना करने के लिए उनकी कोई भी इंजीनियरिंग तैयार नहीं थी।
और इस संकट का सबूत एक ऐसी तस्वीर में मिलता है जैसे किसी ने अचानक पॉज बटन दबा दिया हो। क्यूविक में राजा का एक विशाल नया महल बन रहा था, लेकिन काम अचानक रुक गया। एक अधूरी सीढ़ी, दीवारें जो कभी पूरी नहीं हुई। ये इस बात का सबूत है कि एक फलता फूलता समाज अचानक एक ऐसी दीवार से टकराया जिसे वो पार नहीं कर सका। तो इन दो संकटों ने, यानी अंदरूनी फूट और बाहरी आपदा ने मिलकर आखिर कैसे इस महान सभ्यता को खत्म कर दिया। अजीब बात यह है कि पुरातत्वविदों को यहाँ लड़ाई या भगदड़ का कोई सबूत नहीं मिला, बल्कि एक अजीब सी शांति मिली। लोगों ने बहुत ही व्यवस्थित तरीके से अपने घर छोड़े थे। बर्तन दीवारों के साथ ऐसे रखे थे मानो वे बस कुछ समय के लिए कहीं जा रहे हों। ऐसा लगता है उन्हें पूरी उम्मीद थी कि जब बारिश लौटेगी तो वो भी लौट आएंगे। तो फिर वे वापस क्यों नहीं आए? क्योंकि ये एक आदर्श तूफान था, मतलब एक परफेक्ट स्टॉर्म। एक तरफ समाज राजनीतिक और वैचारिक रूप से बुरी तरह बटा हुआ था, और दूसरी तरफ एक ऐसा पर्यावरणीय संकट आ खड़ा हुआ जो पहले कभी नहीं आया था। इस अंदरूनी फूट की वजह से वो महासूखे जैसी बाहरी चुनौती का सामना करने के लिए कभी एक साथ आ ही नहीं सके और बिखर गए। माया की ये नई कहानी हमें याद दिलाती है कि बड़ी से बड़ी सभ्यताएं भी अंदरूनी विभाजन और पर्यावरणीय बदलावों के सामने कितनी नाजुक हो सकती हैं। और ये हमें ये सोचने पर भी मजबूर करती है कि लाइडार जैसी तकनीकों के साथ हम और कौन-कौन से खोए हुए समाज और भूले हुए इतिहासों को उजागर करने वाले हैं, जो शायद आज भी हमारे पैरों के नीचे खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं।